अगर छावा मूवी की बात की जाए तो यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में हमें संभाजी महाराज की जीवनी देखने को मिलती है, जिसका अर्थ है कि यह मूवी हमारे इतिहास से संबंधित है। अगर इस मूवी की विशेषताओं की बात करें तो इसमें सभी कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फिल्म के फाइट सीन और एक्शन भी जबरदस्त है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी छावा मूवी को थिएटर में नहीं देख पाया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाला हूँ। अगर आपको छावा मूवी की स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट स्टोरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी साल 1680 से शुरू होती है, लेकिन शुरुआत में ही हमें इससे पहले की ऐतिहासिक घटनाओं की झलक देखने को मिलती है, जिसमें हम भारत के इतिहास को समझते हैं। हमें यह पता चलता है कि 16वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर भारतीय राजा शासन करते थे, लेकिन इसी शताब्दी में पहली बार बाबर ने भारत पर आक्रमण कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके बाद आने वाले मुगल सम्राटों ने भारत पर शासन किया और जिनके अधिकतर शासक दुष्ट और अत्याचारी रहे। इन्हीं में से छठा मुगल सम्राट औरंगजेब था, जो अपने पूर्वजों में सबसे अधिक क्रूर था। उसने भारतीय जनता पर अत्यधिक अत्याचार किए। लेकिन इसी समय इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी उदय हुआ। शिवाजी महाराज, जिनका असली नाम शिवाजी भोंसले था, वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और जब वे इसके राजा बने तब उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि दी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा औरंगजेब से बिल्कुल अलग थी। जहां औरंगजेब जबरन कब्जा करके शासन करना चाहता था, वहीं शिवाजी महाराज स्वराज की अवधारणा में विश्वास रखते थे, यानी एक ऐसा शासन जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों और वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें। अपने इसी स्वराज के सिद्धांत के कारण उन्होंने मराठा साम्राज्य को विस्तृत किया। इस दौरान औरंगजेब ने कई बार शिवाजी महाराज को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार शिवाजी महाराज ने उसकी सेना को पराजित किया और औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, छावा मूवी इन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। अब जैसे ही पास्ट की कहानी समाप्त होती है, सीन बदलता है और हमें दिल्ली का लाल किला देखने को मिलता है। ये साल 1680 होता है और इस समय औरंगजेब लाल किले से पूरे भारत पर नियंत्रण रखे बैठा है। कुछ ही देर बाद औरंगजेब के दरबार में एक महत्वपूर्ण खबर आती है। मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है। इस खबर को सुनते ही दरबार में मौजूद सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। औरंगजेब भी बहुत खुश होता है और इसी खुशी में वह अपने दरबारियों को दावत देता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर को देखते हैं। यह शहर औरंगजेब का पसंदीदा स्थान था और यहाँ मुगल साम्राज्य के बड़ी संख्या में सैनिक तैनात रहते थे। बुरहानपुर के किले में मौजूद मुगल सैनिक जब शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर सुनते हैं तो वे भी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें यह एहसास होता है कि मराठा साम्राज्य के कई सैनिक उन पर हमला करने आ रहे हैं। जैसे ही यह खबर फैलती है तो मुगल सैनिक तेजी से अपने हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं और किले के बाहर आकर मोर्चा संभाल लेते हैं ताकि वे मराठा सैनिकों का सामना कर सकें। लेकिन जब मराठा सेना करीब आती है तो मुगल सैनिकों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि उनके सामने कोई मराठा सैनिक नहीं बल्कि केवल घोड़े हैं। दरअसल मराठा सैनिकों ने रणनीति के तहत अपने घोड़े छोड़ दिए थे, जिससे मुगल सैनिकों का ध्यान बढ़ जाए। और ठीक उसी समय मराठा योद्धा किले के अगल बगल के रास्तों से अंदर घुस जाते हैं और देखते ही देखते मुगल सैनिकों पर हमला बोल देते हैं। इसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है। मराठा और मुगल सैनिकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलती है, लेकिन तभी मराठा सेना के बीच से एक जबरदस्त एंट्री होती है छावा की, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की। यहाँ हम देखते हैं कि संभाजी महाराज के साथ गिने चुने सैनिक ही होते हैं, लेकिन फिर भी वे मुगल सैनिकों को धूल चटाने लगते। इसी दौरान मुगल सेना के लीडर का सामना सीधे संभाजी महाराज से होता है, परंतु वह लड़ाई के बीच में एक चाल चलता है और एक जाल बिछाकर संभाजी को एक गहरे तहखाने में गिरा देता है। संभाजी जैसे ही तहखाने में गिरते हैं, वह देखते हैं कि वहां एक शेर मौजूद है। ये शेर अचानक उन पर हमला कर देता है, लेकिन यहीं पर हमें संभाजी महाराज की वीरता और शक्ति देखने को मिलती है। संभाजी पूरी ताकत से उस शेर से भिड़ जाते हैं। पहले वे उसे धक्का देकर दूर फेंकते हैं,
फिर अपने नंगे हाथों से उसकी गर्दन पकड़ते हैं। लेकिन जब शेर फिर से हमला करता है तो संभाजी अपने दोनों हाथों से उसके जबड़े पकड़ते हैं और अपनी अपार शक्ति से उसके मुंह को चीरकर उसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद संभाजी तहखाने से बाहर आते हैं और मुगल सैनिकों का सफाया कर देते हैं। आखिरकार वह मुगल सेना के लीडर को घुटनों पर ला देते हैं, लेकिन संभाजी उसे जीवित छोड़ देते हैं और कहते हैं, जब औरंगजेब यहाँ आए तो उसे जाकर बता देना कि यह सब शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी ने किया है। औरंगजेब ये भूलकर भी ना सोचे कि शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है। शिवाजी महाराज एक शेर थे और वह अब नहीं रहे, लेकिन उस शेर का बेटा यानी छावा अभी भी जिंदा है। जब तक ये छावा जिंदा है तब तक औरंगजेब कभी भी मराठा साम्राज्य को हरा नहीं सकता। यह कहकर संभाजी अपनी सेना के साथ विजयी होकर लौट जाते हैं। इसके बाद जैसे ही औरंगजेब को यह खबर मिलती है कि संभाजी महाराज ने बुरहानपुर को तहस नहस कर दिया है तो वह आगबूला हो जाता है। गुस्से से तिलमिलाया औरंगजेब तुरंत बुरहानपुर पहुंचता है और देखता है कि उसका पसंदीदा शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये दृश्य देखकर वह क्रोधित हो उठता है और अपनी पूरी सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश देता है। वह अपनी सेना से कहता है कि वे मराठा साम्राज्य पर हमला करें और उनके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दें और किसी भी हालत में संभाजी महाराज को जिंदा पकड़कर उसके पास ले आएं। औरंगजेब का आदेश मिलते ही उसकी विशाल मुगल सेना तेजी से मराठा साम्राज्य की ओर कूच कर जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम सीधे मराठा साम्राज्य के गढ़ रायगढ़ किले को देखते हैं। ये किला महाराष्ट्र में स्थित है और यहीं से संभाजी महाराज पूरे मराठा साम्राज्य पर शासन करते हैं। संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ रायगढ़ किले में प्रवेश करते हैं। उनके लौटने के बाद हमें मराठा साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण किरदारों से परिचित कराया जाता है। यशुबाई, येसुबाई संभाजी महाराज की पत्नी, सोयराबाई संभाजी की सौतेली माँ जो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी थी, राजाराम सोयराबाई का 11 वर्षीय पुत्र और संभाजी महाराज का सौतेला छोटा भाई, सरसेनापति मराठा सेना के प्रधान सेनापति, कवि कलश संभाजी महाराज के घनिष्ठ मित्र और विश्वास पात्र। इन प्रमुख किरदारों के साथ कहानी हमें मराठा साम्राज्य की गहरी राजनीति और रणनीतियों से भी परिचित कराती है, जो आगे आने वाली ऐतिहासिक घटनाओं की नींव रखती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद पूरे मराठा साम्राज्य में दुख की लहर दौड़ जाती है, लेकिन इसी के साथ सभी को यह राहत भी मिलती है कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज अब मराठा साम्राज्य की गद्दी संभालेंगे। इसके बाद मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े किले रायगढ़ में भव्य समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें संभाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाता है। इस समारोह में संभाजी को मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति की उपाधि दी जाती है और वे आधिकारिक रूप से छत्रपति संभाजी महाराज कहलाते हैं। राज्याभिषेक के बाद पूरे मराठा साम्राज्य में जश्न का माहौल होता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसे यह सब पसंद नहीं आता, सोयराबाई। वह शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी और संभाजी महाराज की सौतेली माँ होती हैं। सोयराबाई चाहती हैं कि उनका बेटा राजाराम गद्दी पर बैठे, न कि संभाजी। इसलिए वह संभाजी को खत्म करने की योजना बनाने लगती है। इस षड्यंत्र में उनके साथ मराठा दरबार के 5 बड़े मंत्री भी होते हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए सोयराबाई का साथ देते हैं। ये सभी मिलकर एक साजिश रचते हैं कि किसी भी तरह से संभाजी महाराज को मरवा दिया जाए ताकि राजाराम को गद्दी पर बैठाया जा सके। इसी बीच हम देखते हैं कि संभाजी महाराज से उनकी पत्नी यशुबाई के 2 भाई संभाजी के साले मिलने आते हैं। वे संभाजी से कहते हैं कि वे स्वराज की सोच से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन वे एक शर्त रखते हैं। उन इलाकों पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए जहां वे पहले से शासक हैं। संभाजी महाराज इस प्रस्ताव को साफ मना कर देते हैं। उनका मानना था कि अगर उन्होंने एक क्षेत्र को किसी के निजी नियंत्रण में दे दिया तो दूसरे भी यही मांग करने लगेंगे, जिससे स्वराज की अवधारणा ही नष्ट हो जाएगी। संभाजी महाराज का यह इनकार उनके सालों को बहुत नाराज कर देता है और वे अंदर ही अंदर उनसे जलने लगते हैं और संभाजी महाराज के खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। दूसरी तरफ कहानी में मुगल साम्राज्य का भी एक नया मोड़ आता है। हमें पता चलता है कि औरंगजेब का बेटा अकबर अपने ही पिता के खिलाफ बगावत करने की योजना बना रहा है। अकबर की इच्छा थी कि वह जल्द से जल्द मुगल गद्दी पर बैठे, लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले अपने पिता औरंगजेब को खत्म करना था। तो अब कहानी में 2 बड़े षड्यंत्र सामने आते हैं। 1, मराठा साम्राज्य के अंदर संभाजी महाराज को मारने की साजिश, और दूसरा, मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर द्वारा औरंगजेब के खिलाफ बगावत। औरंगजेब को जब अपने बेटे अकबर की साजिश के बारे में पता चलता है तो अकबर की जान खतरे में आ जाती है।
जान बचाने के लिए अकबर अपने सैनिकों के साथ भागकर मराठा साम्राज्य में शरण लेता है। मराठा साम्राज्य में पहुंचने के बाद अकबर सीधे संभाजी महाराज से मिलने की इच्छा जताता है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो अकबर एक प्रस्ताव रखता है। संभाजी, हमारा दुश्मन एक ही है, औरंगजेब। मैं भी अपने पिता को मारना चाहता हूँ और तुम्हें भी उससे बदला लेना है। क्यों ना हम दोनों मिलकर औरंगजेब का अंत करें। लेकिन संभाजी महाराज इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा देते हैं। संभाजी अकबर से कहते हैं, मराठा कभी भी मुगलों का साथ नहीं देते। मुगल कभी भरोसे के लायक नहीं होते। तुम्हारे पिता ने छल कपट से हमारे देश को जलाया है और मैं कभी भी किसी मुगल के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। संभाजी यह कहकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अकबर एक गुप्त पत्र लेटर संभाजी को देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। संभाजी जब उस पत्र को पढ़ते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इस पत्र को उनकी सौतेली माँ सोयराबाई ने अकबर के नाम भेजा था। इसमें लिखा था, अकबर, अगर तुम मेरे सौतेले बेटे संभाजी को मार देते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे बेटे राजा राम को मैं मराठा साम्राज्य का नया राजा बना दूंगी और बदले में तुम्हें मुगल साम्राज्य का जो भी हिस्सा चाहिए होगा वह तुम्हें दे दिया जाएगा। इस पत्र को पढ़कर संभाजी को यह समझ आता है कि उनकी ही सौतेली माँ उन्हें मारने की साजिश रच रही थी। अब भले ही संभाजी अकबर के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वे एक वचन देते हैं, अकबर, जब तक तुम मराठा साम्राज्य की भूमि पर हो तब तक औरंगजेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर औरंगजेब तुम्हें मारने आता है तो तुम्हारी रक्षा करने का मैं वचन देता हूँ। इसके बाद संभाजी सीधे रायगढ़ वापस जाते हैं और उन 5 मंत्रियों को ढूंढ निकालते हैं जिन्होंने सोयराबाई के साथ मिलकर उन्हें मारने की साजिश रची थी। संभाजी महाराज इन 5 गद्दारों को हाथियों के पैरों तले कुचलवाकर मौत की सजा देते हैं, क्योंकि अपने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना देशद्रोह और विश्वासघात का सबसे बड़ा अपराध था। अब मराठा साम्राज्य के अंदरूनी दुश्मनों का सफाया हो चुका था, लेकिन औरंगजेब अभी भी अपनी सेना के साथ मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। संभाजी जानते थे कि उनकी सौतेली माँ सोयराबाई ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, लेकिन फिर भी वे उनसे घृणा नहीं करते। जब सोयराबाई अपने कक्ष में सो रही होती हैं, तब संभाजी चुपचाप उनके पास जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी सभी इच्छाएं पूरी करें। संभाजी जानते थे कि एक राजा का हृदय विशाल होना चाहिए। वे अपने शत्रुओं को दंड देते हैं, लेकिन अपनी मां के प्रति सम्मान बनाए रखते हैं। इसी बीच औरंगजेब की लाखों सेना मराठा साम्राज्य की ओर बढ़ती है। मुगल सेना मराठा गांवों में घुसकर तबाही मचाने लगती है। मर्दों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। गांवों को जला दिया जाता है, घर लूट लिए जाते हैं। मराठा साम्राज्य में हाहाकार मच जाता है। संभाजी महाराज को जब इस विनाश की सूचना मिलती है तो वे सीधी लड़ाई करने के बजाय गोरिल्ला वारफेयर, छापामार युद्ध की रणनीति अपनाने का निर्णय लेते। गोरिल्ला युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज की देन थी, जिसमें दुश्मन से सीधी भिड़ंत नहीं की जाती, छुपकर हमला किया जाता है। इधर दूसरी ओर संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से संगठित करने की तैयारी में थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य के सभी क्षेत्रीय नेताओं को महाराष्ट्र के संगमेश्वर में एक बड़ी बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक में मराठा साम्राज्य के भविष्य की रणनीति तय की जानी थी। योजना थी कि सभी मराठा सेनाएं एक साथ मिलकर मुगलों पर अंतिम हमला करें। संभाजी का सपना था अखंड भारत और स्वराज की स्थापना, जिससे संभाजी महाराज और उनके वीर योद्धाओं ने सिर्फ 250 सैनिकों के साथ 5000 मुगल सैनिकों का सामना किया। उनके पास कम संसाधन थे, लेकिन अदम्य साहस था। मुगल सैनिकों के पास हर तरह के हथियार और संख्या बल था, लेकिन मराठा योद्धाओं के पास केवल तलवारें और हौसला था। संभाजी के साले, जो पहले मराठा साम्राज्य का हिस्सा थे, अब धोखेबाज बन चुके थे और उन्होंने ही मुगलों को गुप्त रास्ता बताया था। लड़ाई घंटों तक चलती रही। एक एक मराठा योद्धा शेर की तरह लड़ा, लेकिन भारी संख्या के आगे वे शहीद होते गए। अंत में सिर्फ 2 योद्धा बचते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कलश। दोनों अंत तक लड़ते रहे, लेकिन अंततः मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। संभाजी घायल होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। एक छावा कभी कुत्तों से नहीं डरता, ये कहते हुए वे आखिरी दम तक दुश्मनों पर वार करते हैं। फिर संभाजी महाराज को जीवित पकड़ लिया जाता है। औरंगजेब, जो 8 सालों तक उन्हें हरा नहीं सका था, अब छल से उन्हें पकड़वा चुका था। लेकिन मुगलों के लिए यह केवल शुरुआत थी। संभाजी महाराज को तोड़ना असंभव था। औरंगजेब उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन संभाजी महाराज गरज कर जवाब देते हैं, हिंदवी स्वराज का राजा मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाएगा। इसके बाद उन्हें क्रूरतम यातनाएं दी जाती हैं। उनकी आंखें फोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह अडिग रहते हैं। लाल गर्म लोहे से उनके शरीर को जलाया जाता है, लेकिन वे तिलमिलाते नहीं।
उनकी जीभ काट दी जाती है ताकि वे गरज न सकें, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटते। फिर आखिरकार औरंगजेब उन्हें बेहद निर्दयता से मरवा देता है, लेकिन उनकी शौर्य गाथा इतिहास में अमर हो जाती है। संभाजी महाराज की वीरता ने मराठा साम्राज्य को खत्म होने से बचाया। उनकी शहादत के बाद मराठा सैनिकों में और ज्यादा क्रोध और जोश भर गया। मराठा योद्धाओं ने गोरिल्ला युद्ध से मुगलों को धूल चटा दी। संभाजी की शहादत के 27 साल बाद मराठों ने मुगलों को पूरी तरह खत्म कर दिया। संभाजी महाराज का बलिदान केवल मराठा साम्राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन गया। आज भी उनकी गाथा हर भारतीय के हृदय में जीवित है। जय भवानी,